कल हमने विज्ञान कक्षा 10 का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण का मिशन 100 शेखावटी मिशन 100 के 20 प्रश्न तैयार किए थे और 20 के बाद हम आज 21वां प्रश्न देखते हैं। 2 ग्राम बेरियम क्लोराइड में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड मिलाने पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो समीकरण क्या है? वो समीकरण है बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड, इससे बनेगा बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जो अधिक सक्रिय तत्व है वो कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोने पर लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट का विलयन का जो नीला रंग है वो थोड़ा मलिन हो जाता है, यानी फीका पड़ जाता है। ये एक विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद ये जो 22वां प्रश्न हो गया अपना। इसके बाद आता है अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न 23 द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन में केवल एक यौगिक से एक आयन जा रहा है। द्विविस्थापन में दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और उनमें आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने पास ये समीकरण है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, इन दोनों की क्रिया होती है तो सोडियम सल्फेट में से सल्फेट हट जाएगा, बेरियम में जुड़ जाएगा और बेरियम सल्फेट का जो क्लोराइड है वो सोडियम में जुड़ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार की एक एक समीकरण और है। दो प्रकार के उदाहरण हो गए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, इससे बनेगा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये प्रश्न अपने RBSc 2014 में आया हुआ है। 23 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद अपना जो 24वां प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया। ये होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है, यानी जो अवक्षेप बनेगा वो जल में घुलता नहीं है और ऐसी अभिक्रिया कहलाएगी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद आता है 25वां प्रश्न। कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है तो इसी समीकरण के ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। तो जैसे कॉपर 2Cu, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और कॉपर ऑक्साइड बन जाएगी। इसके बाद समीकरण आती है CuO प्लस H2, यानी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का योग होता है। तो अब इस अभिक्रिया के अंदर कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है, यानी किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन में Cu प्लस H2O बनता है, या इसी को अन्य प्रकार से पूछ सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए उदाहरण द्वारा, या अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो ऑक्सीकरण का पूछो, अपचयन का पूछो, तो इसमें यह समीकरण काम आ जाती है कि जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी ऑक्सीजन जुड़ती है तो उन पदार्थों का उपचयन होता है। उपचयन यानी ऑक्सीकरण। और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो वो होती है अपचयन अभिक्रिया। तो कॉपर ऑक्साइड यानी CuO, जो CuO है इसमें ऑक्सीजन हट गया, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जिसमें कमी हो जाती है, ऑक्सीजन घट रही है, इसका मतलब जो कॉपर ऑक्साइड है वो अपचयित हो गया। और जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है H2 में
और ऑक्सीजन जुड़ रही है। H2O में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अतः ये क्या हो गया, उपचयित। उपचयित ऑक्सीकृत हो गया, यानी ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। एक होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। 27वां प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनमें एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, तो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है CuO प्लस H2। ये उदाहरण अभी जस्ट अगले प्रश्न में पढ़ाई था अपन ने, Cu प्लस H2O। यह हो गए 27 प्रश्न। इसके बाद अपना 28वां प्रश्न। तो ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण और भी दे रखा है वैसे, MnO2 प्लस 4HCl, यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 4HCl, तो 2MnCl2 यानी मैंगनीज क्लोराइड, जल और क्लोरीन। इसी प्रकार से ये कुछ समीकरणें दी हुई है, इनमें किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। अपचयन और उपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो 4Na प्लस O2 एंड 2Na2O। तो Na में ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है Na। उसी प्रकार से CuO में ऑक्सीजन हट रही है तो ये अपचयित हो गया, और H2 यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है अतः यह उपचयित हो गया। उपचयित यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है। अगला प्रश्न 29वां। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, और इस तत्व X उस काले रंग की यौगिक का नाम बताइए। तो एक जो तत्व X है वो कॉपर है, काले रंग का जो यौगिक है वो कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भूरे रंग का चमकदार तत्व है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसके बाद आता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता इनके संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, और यह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। यानी धातु पर अम्ल की, आर्द्रता की या नमी की उपस्थिति के कारण वो संक्षारित हो रही है तो वो प्रक्रिया कहलाएगी संक्षारण। जैसे अपने लोहे पर जंग लग जाता है तो वो संक्षारण का उदाहरण है। इसी प्रकार से चांदी पर काली परत का आना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये सब संक्षारण के उदाहरण है। अब इसके बाद आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री अगर उसको लंबे समय तक पड़ा रखे तो वो उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है, और विकृत गंधी होने के कारण उसका जो रंग, उसकी गंध और स्वाद दोनों ही चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ में ये उपचयन की जो प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण ये विकृत गंधित हो रही है, खराब हो रही है, तो इसको बचाने के लिए, यानी इस उपचयन की प्रक्रिया को बचाने के लिए इसमें ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीकारक पदार्थ इसके अंदर मिलाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने से उपचयन की जो गति है वो धीमी हो जाती है, यानी एयर टाइट बर्तन में रखा जाता है ताकि वो खराब नहीं होते। इसी प्रकार जो चिप्स की थैली आती है, उन चिप्स की थैली के अंदर जो गैस भरी जाती है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस होती है और वो जो अक्रिय गैस है वो चिप्स का जो उपचयन है वो नहीं होने देता है। इसके बाद आता है 32वां प्रश्न। ये कुछ समीकरण है, संतुलित करना है। संतुलित करने की जो अलग प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया अपने को समझनी है।
इसी के साथ अपना पार्ट 1 समाप्त हो गया। धन्यवाद।